वंदे मातरम दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इतिहास के महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही थी आधुनिक घटनाओं के बारे में, उसी को हम डिस्कस करते हैं। आप रुकिए, ना आप सब्सक्राइब कीजिए ना लाइक कीजिए, पहले पूरे वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आए तब आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। आइए पहले प्रश्न की बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला है। पूछ सकता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, तो नवंबर 1930 से जनवरी 31 तक चला। अब आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। पूछ सकता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला, तो 7 सितंबर 1931 से 7 दिसंबर 1931 तक चला। एकमात्र सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। अगर पूछा जाएगा कौन सा ऐसा मात्र सम्मेलन है जिसमें भाग लिया, तो वो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। किसने भाग लिया कांग्रेस की तरफ से, तो गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। अगर पूछा जाए गांधी जी ने किसके द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए भाग लिया, तो वो राजपुताना जहाज था, इंग्लैंड पहुंचा जिसे। मदन मोहन मालवीय या एनी बेसेंट ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। अगर पूछा जाए कौन व्यक्तिगत रूप से, केवल अपने आप से, कोई राजनीतिक दल से न जुड़ने के बाद मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट जी ने व्यक्तिगत रूप से क्या किया था, भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इस सम्मेलन में अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। क्लियर हो गया होगा। अगर पूछा जाएगा किस सम्मेलन में ही दलितों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की गई या निर्वाचन के लिए मांग की गई, वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। आइए हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं और फिर इसके समझने का एक एक जरिया निकालते हैं। क्या कह रहा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक चला। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोल सम्मेलन में भाग लिया। अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो वो लेने वाला कौन था, भीमराव अंबेडकर जी ने था। अगला बात आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति कब से कब होती है, तो 1932 से लेकर 1934 तक। लोगों में उत्साह की कमी देखकर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। देखिए चल तो रहा था लेकिन उसको रोक दिया था। लॉर्ड विलिंगटन गवर्नर जनरल था, जिन्होंने गैर कांग्रेसियों को गैर कानूनी घोषित कर प्रतिबंधित लगा दिया था। गांधी जी सक्रिय राजनीति में से अलग हो गए। गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय राजनीति से अलग हो गए। अब बात करते हैं सांप्रदायिक निर्णय 1932 के बारे में। ये क्या क्या हुआ, इसके बारे में ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड, कौन था ब्रिटिश में उस समय, रैम्जे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। मुसलमान, सिख एवं भारतीय ईसाइयों के लिए, हरिजनों के लिए भी हिंदुओं से अलग निर्वाचन प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। फिर आता है पूना पैक्ट। गांधी जी द्वारा जो पूना पैक्ट चलाया गया था, इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे पूना पैक्ट के बारे में। अब पूना पैक्ट या पूना समझौता जो होता है, ये पूना समझौता कब होता है, तो ये होता है 24 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक निर्णय के समय गांधी जी यरबदा जेल में थे। कहाँ पर थे, यरबदा जेल में।
गांधी जी ने सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन कर दिया। क्या कर दिया था? आमरण अनशन। मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से पूना में गांधी और अंबेडकर के बीच किसके बीच? गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता होता है। किसके बीच हुआ है पूना पैक्ट, पूना समझौता? तो ये हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच में। किसके प्रयास से? मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। कब ये प्रणाली आई थी? किस जेल में? तो 20 सितंबर 1932 को जेल में अनशन किया था। अंबेडकर ने समझौते के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया तथा संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। अंबेडकर जी ने ऐसा किया था। क्या किया था? जो हमारे हरिजन थे उनको क्या किया? उनका निर्वाचन प्रणाली में जो अलग मांग थी उनको अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम लोग संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत को स्वीकार कर रहे हैं। इस समझौते के बाद गांधी जी ने खुद को पूरी तरह हरिजनों की सेवा में समर्पित कर दिया। 1932 में गांधी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। किसकी की? अखिल भारतीय छुआछूत की कब स्थापना की थी गांधी जी ने? 1932 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगली बात करते हैं किसके बारे में? जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। क्या करा? भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन, नेहरू समिति या तीनों गोलमेज सम्मेलनों के प्रस्तावों के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया। यह बिना प्रस्ताव का व्यापक अधिनियम था जो भारतीय संविधान की आधार बना। लगभग 2-3 अनुच्छेद इसी से लिए गए हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। क्या है? अधिनियम के प्रावधान कौन से थे? ब्रिटिश भारत या देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रावधान था। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 3 गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किए गए जाने थे और 10 सदस्य जन प्रतिनिधियों से नियुक्त किए गए थे। गवर्नर जनरल को वीटो या अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। विषयों को 3 सूची में विभक्त किया गया था: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय से? 62 और राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 थे। आइए इसके आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्या करा? सिंध, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 3 नए राज्य बनाए गए। बर्मा को भारत से अलग किया गया। केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रावधान रखा गया। 11 में से 6 प्रांतों में द्वि शासन व्यवस्था लागू की गई: बिहार, बंगाल, असम, संयुक्त प्रांत बम्बई एवं मद्रास। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वाधीनता दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीयों को प्रांतीय शासन का अधिकार मिला। परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए। फिर क्या आता? अगस्त प्रस्ताव 1940 के बारे में। यहीं से इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होता है हमारे देश की आज़ादी का। जान लीजिए, पूरा मेनली यहाँ से स्टार्ट होता है आज़ाद होने का समय। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। 8 अगस्त 1940 को युद्ध में भारतीयों का समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया। क्या था अगस्त प्रस्ताव? तो पहला पॉइंट था वायसराय की सलाहकार काउंसिलिंग के विस्तार के साथ ही कार्यकारिणी में भारतीय प्रतिनिधित्वों की संख्या बढ़ाना। युद्ध के बाद भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान निर्माण हेतु भारतीयों को आमंत्रित किया जाएगा। नोट: कांग्रेसियों ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकराते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। सुपर इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में।
आइए, कह रहा व्यक्तिगत सत्याग्रह दिल्ली चलो आंदोलन 1940। 17 अक्टूबर 1940 को ब्रिटिश निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ समिति पैमाने पर सत्याग्रह चलाया, जिसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे एवं द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछा जाएगा प्रथम सत्याग्रही कौन था, विनोबा भावे, और द्वितीय कौन था, जवाहरलाल नेहरू थे। सत्याग्रही को समिति इसलिए रखा गया कि देश में व्यापक उथल पुथल न हो और ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में बाधा न पड़े। फिर आता है क्रिप्स मिशन 1942। क्या आता है? क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि भारतीयों के युद्ध में सहयोग के लिए बातचीत करें। भारतीय समर्थन पाने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री स्फोर्ड क्रिप्स 22 मार्च 1942 को भारत आया था। चलिए, इसका मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। इसके प्रमुख प्रावधान: युद्ध के बाद भारत में विदेशी नीति निर्धारण के सभी अधिकारी संपन्न डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद प्रांतीय विधानमंडलों के लिए निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया जाएगा। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए पृथक समझौते किए जाएंगे, ऐसी बात कही गई थी। अब आती है भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, यहीं से सुपर इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होता है। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। वस्तुओं की कमी या बढ़ती कीमतों ने भारतीय जनता के असंतोष को और गहरा कर दिया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस समितियों ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया। अंग्रेजों भारत कब छोड़ने की बात की गई, तो ये 42 में 14 जुलाई को की गई। गांधी जी ने कांग्रेसियों को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में चुनौती देते हुए कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस में ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक में एक ऐतिहासिक सभा में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। किसका? करो या मरो का नारा दिया और आंदोलन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया। अब देखिएगा फिर क्या होता है। 9 अगस्त को तड़के ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेसी के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में या अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया और कांग्रेसियों को अवैध संस्था घोषित कर दिया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पहला ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता के बावजूद उत्कृष्ट पहुंचा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय स्थगित सरकार। ध्यान दीजिएगा, ये कौन कौन सी सरकार थी इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बलिया उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सरकार बनाई जिसके नेता थे चिंटू पांडे, और कितने दिन के लिए? 1 सप्ताह 1900 अगस्त में बनी थी। अगस्त में 1942 अगस्त में बनी थी। तमलुक की जायती सरकार, ये कहाँ बनी थी? सतीश सामंत, दिसंबर 1942 और सितंबर 1944 में। सतारा की समानांतर सरकार YB चौहान या नाना पटेल 1943 से 1945 तक सबसे लंबी सरकार थी। कोरपुट उड़ीसा लक्ष्मण नायर थे। अगली बात आती है, ये 4 सरकारें गठित की गई थी। आइए क्या आता है इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है 6 मई 1944 को गांधी को जेल से रिहा किया गया। सरदार पटेल ने भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन कहा। किसको कहा?
अद्वितीय आंदोलन कहा सरदार पटेल ने। उषा मेहता ने मुंबई में भूमिगत रेलवे स्टेशन की स्थापना की। सुपर इंपॉर्टेंट है, भूमिगत रेलवे स्टेशन की स्थापना किसने की? उषा मेहता जी ने की थी। अब आती है चक्रवर्ती गोपालाचारी फार्मूला, इसके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं। कब दिया था? तो ये 1944 में दिया था। जुलाई 1944 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा गांधी जी की स्वीकृति से कांग्रेस या मुस्लिम लीग के बीच देश की सांप्रदायिक समस्या सुलझाने के उद्देश्य से यह उद्देश्य प्रस्तुत योजना थी। देश विभाजन की स्थिति में रक्षा, यातायात या संचार को साझा रखकर भारत या पाकिस्तान मिलकर संघ बनाए। राजगोपालाचारी प्रथम कांग्रेसी थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। किसका? पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था। जिन्ना ने इस फार्मूले को पूरी तरह नकार दिया था। जिन्ना ने इस फार्मूले को पूरी तरह नकार दिया था। अगला जो आता है फार्मूला वो आता है बेबल। क्या है? बेबल। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बेबल, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बेबल योजना 1945, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बेबल योजना 1945 के बारे में क्या कहती है? आइए बेबल योजना 1945 के बारे में जानते हैं। मार्च 1945 में वायसराय लॉर्ड बेबल इंग्लैंड गए तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारतीय मंत्री एमरी से भारत के बारे में सलाह मशविरा किया। 14 जून 1945 को उन्होंने भारत आकर बेबल योजना प्रस्तुत की। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व देते हुए वायसराय या मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी पद भारतीयों को दिए जाएंगे, ऐसी बात कही गई। इसके बाद होता है शिमला समझौता। ध्यान दीजिएगा, शिमला समझौता क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। शिमला समझौता 1945 में होता है। 24 जून 1945 को प्रारंभ होकर 14 जुलाई 1945 तक 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया। मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये के कारण सम्मेलन असफल रहा। अबुल कलाम आज़ाद ने शिमला सम्मेलन को भारतीय इतिहास में जल विभाजन की संज्ञा दी। किसने जल विभाजन की संज्ञा? अबुल कलाम आज़ाद ने। इसके बाद आती है शाही नौसेना विद्रोह। सुपर इम्पॉर्टेंट है, यहीं से समझदारी आती है। शाही नौसेना विद्रोह 1946। तो कब आता है 1946? 18 फरवरी 1946 को MS तलवार नामक जहाज के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के सामने खराब खाना मिलने की शिकायत की। ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों का जवाब था कि भीख मंगों को चुनने की छूट नहीं दी जा सकती। भीख मंगों को चुनने की छूट नहीं दी जा सकती। इसके खिलाफ नाविकों ने विद्रोह कर दिया और बॉम्बे से प्रारंभ होकर यह आंदोलन कराची तक फैल गया। कर्मचारियों की यह एक मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त, जिसे जहाज पर अंग्रेजों भारत छोड़ो लिखने के लिए गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा किया जाए। जिन्ना या पटेल के समझौते पर सैनिकों ने समर्पण कर दिया था। अब आता है कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन के बारे में क्या आता है? 1946 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने तत्काल ज्वलंत समस्या पर विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया। 3 सदस्यीय आयोग था। पोर्टरी लॉरेंस या स्फोर्ड क्रिप्स एवं BA अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा या 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक भारतीय संघ स्थापित होगा जो विदेश रक्षा एवं संचार की व्यवस्था करेगा। अन्य विषयों पर राज्यों को स्वतंत्रता होगी। केंद्रीय विधानमंडल में धार्मिक मुद्दों पर अधिनियम पारित करने से
पहले दोनों संप्रदायों के प्रतिनिधियों से पृथक सहमति ली जाएगी, ऐसी बात कही गई थी। अब बात आती है थोड़ा से और के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा के आधार पर संविधान सभा के 296 सदस्यों के चुनाव हुए। लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया या 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हो गए। 2 सितंबर 1946 को नेहरू जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिर क्या आता है, अटली घोषणा 20 फरवरी 1947 को। ब्रिटेन प्रधानमंत्री अटली ने घोषणा की ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाएगा। माउंटबेटन योजना 1947 की आती है। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत आया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की। इसके बाद क्या आती है जरा देखिएगा। फिर क्या आता है, भारत को दो भागों में भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाए। बंगाल पंजाब विधानमंडलों के अधिवेशन को 2 भागों में किया जाएगा। असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह करवाया जाएगा। पंजाब बंगाल असम के लिए सीमा रेड क्लिफ आयोग का गठन किया जाएगा। देशी रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर उन्हें भारत या पाकिस्तान में मिलने की पूर्णतः स्वतंत्रता होगी। फिर आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। क्या आता है, ये लास्ट टॉपिक है और यहीं से हमारा आज का जो क्लास समाप्त होती है मॉडर्न हिस्ट्री की। आपको प्रश्नों की श्रृंखला या कुछ ये जो चल रही थी थ्योरी की श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं ये भी कमेंट करिएगा। आइए देर न करते हुए इसको ख़त्म करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 की बात होती है। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्य अस्तित्व में आए। भारत और पाकिस्तान के पास राष्ट्रीय मंडल से अलग होने का पूर्ण अधिकार होगा। दोनों डोमिनियन स्टेट अपना संविधान सभा का गठन करें या दोनों के लिए अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे। नया संविधान बनने तक संविधान सभा ही 1935 के अधिनियम के अनुसार विधानमंडलों के रूप में कार्य करेगी। विभाजन के प्रश्न पर पटेल ने कहा, यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते। ठीक है, आपको प्रश्नों की ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाकी हमने बहुत प्रयास किया कि ये चीज़ आपको सेटिस्फाई किया जाए। मिलते हैं नए वीडियो में, इसके लिए धन्यवाद तहे दिल से।